इस देश को तो लुटेरों ने गरीब बनाया और हमने लुटेरों को बुलाया। आप जानते हैं सारे विदेशी लुटेरों को हमारे ही लोग लेके आए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये सब भारत के ही गद्दारों द्वारा बुलाए गए थे। कभी गुजरात में तो कभी कहीं तो कभी कहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती भी ही एक भारत के ऐसे ही गद्दार ने कराई थी जिसका नाम था मीर जाफर। अंग्रेजों के आने के पहले ये देश कैसा था, एक दस्तावेज का जिक्र करता हूं। सन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बहस हो रही थी। 23 जून 1813 अंग्रेजों का एक सांसद बोल रहा था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। 3.5 घंटे वो भाषण दिया। उस भाषण में वो भारत के बारे में जिक्र किया। उसने भाषण की शुरुआत की थी हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, भारत को ईसाई कैसे बनाया जाए, यहां से शुरू किया। उसका पूरा भाषण मेरे पास है। उसमें वो कहता है कि भारत को ईसाई बनाना। क्यों बनाना है? इसलिए बनाना है कि ये देश धन धान्य से भरपूर है भारत, और इसलिए बनाना है कि अंग्रेजों का देश बहुत गरीब है, तो अंग्रेजों को गरीबी मिटानी है, तो वो भारत की अमीरी से मिट सकती। माने भारत का पैसा लंदन आता रहे तो भारत तो जो हो सो हो, हम अमीर हो जाएंगे। और वो ये बात अपने देश के बारे में कह रहा है क्योंकि आज से 250 साल पहले इंग्लैंड में बहुत भूखमरी थी। इतने लोग भूख से मरते थे कि सन 1400 से 1500 के बीच में 3.5 करोड़ अंग्रेज लोग भूख से मर गए। अंग्रेजों की आज जनसंख्या 7 करोड़ है और आधी जनसंख्या मर गई थी गरीबी के कारण, इतनी भूखमरी होती थी। तो विल्बरफोर्स कह रहा हम बहुत गरीब हैं, हमारे देश को गरीबी मिटानी है, और भारत के पास इतना अथाह पैसा है कि 1000 साल भी हम लूटें तो खत्म नहीं होने वाला। तो भारत को 1000 साल तक लूटते रहना है। ये तभी संभव हो जब हमारा शासन भारत में चले, और हमारा शासन भारत में हमेशा चलता रहे। ये तब संभव हो जब भारत के लोग ईसाई हो जाए। जो राजा का धर्म है वही प्रजा का हो जाए, तो प्रजा और राजा में टक्कर नहीं होगी, टकराव नहीं होगा। जैसे हम होंगे वैसी प्रजा हो जाएगी। तो इसलिए भारत को ईसाई बनाना। ईसाई बनाने के लिए हमें भारत से पैसा लाना, 1000 साल तक लूटना। तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर उस समय था ग्लैडस्टन। वो पूछ रहा है विल्बरफोर्स को बीच में रोक के कि तुमको कैसे मालूम भारत इतना पैसे वाला देश, इतना समृद्धशाली, इतना। तब वो कहता है कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में गई है उसके अधिकारियों ने सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षण की कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा बताओ। तो एक सर्वे की रिपोर्ट वो कोट कर रहा है और कह रहा है कि भारत का सारी दुनिया में 33% निर्यात हो रहा है। इसको फिर से सुनिए, सारी दुनिया में भारत का निर्यात 33% हो रहा है। माने वर्ल्ड का टोटल मार्केट में 33% कंट्रीब्यूशन भारत का है। दुनिया में अगर 100 अरब डॉलर का माल बिक रहा है तो 33 अरब डॉलर का माल भारत का बिक रहा है। फिर वो कहता है भारत के बाद जो दूसरे नंबर पर हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो चीन है, जिसका 27% माल दुनिया में बिक रहा है। और भारत और चीन दोनों को मिला दिया जाए तो आधे से ज्यादा माल तो ये 2 ही देशों का बिक रहा है पूरी दुनिया। तो वो कोट कर रहा है सर्वे की रिपोर्ट को। अब ये जो 33% एक्सपोर्ट हो रहा है, तो फिर वो पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से। तो वो बोल रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है भारत से वो है कपड़ा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी सबसे अच्छी। आपको मालूम है यहाँ मलमल बनता था, मलमल की थान होती थी। 12 गज लंबा मलमल का थान तह करते हुए एक दियासलाई के डब्बे में रख सकते थे, इतनी बारीक बुनाई होती थी। तो वो विल्बरफोर्स कह रहा है हाईएस्ट एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का, और वो कह रहा है कि दुनिया को कपड़ा पहनना तो भारत ने सिखाया। उसके ये शब्द पे ध्यान दीजिए। तो ग्लैडस्टन हैरान हो गया। तो वो कहता है हाँ, दुनिया जब कपड़ा पहनना जानती नहीं थी तब भारतवासी मलमल बनाते थे, इतनी बारीक बुनाई का, और ये मशीन से नहीं बनता, हाथ से बनता है। तो ग्लैडस्टन कहता है आई कांट बिलीव इट। वो कहता है मुझे भरोसा नहीं होता। तो विल्बरफोर्स कहता है भरोसा तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन ये रिपोर्ट सामने रखी है, इसका क्या करूं। और ये भारतवासियों की बनाई हुई नहीं है, हमारे अधिकारी जो भारत में गए हैं उनकी बनाई हुई रिपोर्ट। कपड़ा बिकता था बहुत बड़े एक पैमाने पर, यहां से 33 देशों में जाता था। फिर दूसरा एक्सपोर्ट होता था स्टील का, स्टील बनता था इस देश में। फिर तीसरा एक्सपोर्ट होता था ईंट ब्रिक्स का, ये घर बनाने के जो काम आते हैं। चौथा एक्सपोर्ट था हमारे देश में, आजकल हम सीमेंट बोलते हैं, पहले जमाने में चूना हुआ करता था, चूना बहुत बड़ा एक्सपोर्ट था। ऐसे 36 एक्सपोर्ट।
और वो बोलता है विल्बरफोर्स कि दुनिया के सारे देश भारत के लिए परेशान है कि उनको ये माल चाहिए और भारत की मोनोपोली है, कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है क्योंकि बेस्ट क्वालिटी ये सामान बनता है। अब ग्लैडस्टन पूछ रहा है तो फिर भारत सोने की चिड़िया कैसे हो गया? तो वो बताता है कि ये जो बिक रहा है सारा माल, इसके बदले में भारत को सोना मिलता है। हम कपड़ा बेचते हैं और हमको सोना मिलता है, हम लोहा बेचते हैं, हमको सोना मिलता है, हम ईंट बेचते हैं, हमको सोना मिलता है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में करेंसी नहीं थी, सोना ही था, चांदी ही थी, हीरे जवाहरात थे। और आप जानते हैं बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में आप कुछ देंगे तब कोई दूसरा देगा। तो हम कपड़ा देते थे तो वो सोना देते थे, हम स्टील देते थे तो सोना देते थे। और हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार था अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोना होता है, आप जान। तो अफ्रीका के व्यापारी हमसे ये खरीदते थे और बदले में हमको सोना मिलता। और ये 3000 साल चला, 3000 साल हमने सोना लाया कपड़ा बेच के, हमने सोना लाया लोहा बेच के। तो इतना सोना इकट्ठा हो गया इस देश में कि सारी दुनिया ने भारत को सोने की चिड़िया कहना शुरू किया। और सोना इतना हो गया हमारे पास कि हमने गहने और जेवरात तो सोने के बनाए ही, फिर जरूरत पड़ने पर मंदिर भी सोने के बना डाले। दुनिया में ये हजारों साल का एक ही देश है जहां सोने के मंदिर, सोने की मस्जिद नहीं है, सोने का गिरजाघर नहीं, यहाँ सोने के मंदिर है। और आप कहेंगे एक मंदिर है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। मैंने अंग्रेजों के दस्तावेज ढूंढ कर निकाले तो भारत देश में अंग्रेजों के आने के पहले तक 11,000 से ज्यादा सोने के मंदिर। एक एक मंदिर के पास 300 से 400 मीट्रिक टन सोना, एक एक मंदिर। मंदिरों में सोना कहां से आया? समाज ने दान में दिया। समाज के पास कहां से आया? तो व्यापार करके लाया। हमने लूटा नहीं किसी को। भारत का एक भी व्यापारी कभी किसी को लूटने नहीं गया। भारत का कोई राजा कभी दूसरे देश पर हमला करने नहीं गया। यहाँ बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका सारी दुनिया सम्मान करती थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आप जानते हैं, हर्षवर्धन को आप जानते हैं, अशोक को आप जानते हैं। सारी दुनिया इनके चरणों में पड़ी रहती थी, लेकिन ये कभी दूसरे देश को लूटने नहीं गए तो धर्म प्रचार करने गए। हमने लूटा किसी को नहीं। फिर सोना कहां से आया? व्यापार करके कमाया हम, और व्यापार में हम सबसे ऊपर थे, इसलिए इतना सोना है। तो वो सोना चांदी इतना जमा हो गया था इस देश में, इसलिए सारी दुनिया में सोने की चिड़िया नाम से भारत प्रसिद्ध हो, क्योंकि व्यापार बहुत ऊंचा था इस देश में। ये दस्तावेज पढ़ने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि भारत उद्योग प्रधान देश था, सिर्फ कृषि प्रधान नहीं था। हमको ये बताया गया ना भारत कृषि प्रधान देश। कृषि तो सेकेंडरी है, उद्योग तो प्राइमरी थे। और ये सब इतना सारा 3000 साल हम सोना कमाते रहे, फिर मंदिर बनाते रहे, सोना दान करते रहे। सोने का उपयोग इस देश में सबसे ज्यादा है, आज भी सबसे ज्यादा। हम गरीबी में हैं, फिर भी दुनिया का सबसे ज्यादा सोना इसी देश में। भले वो घरों में है, ये अलग बात है, लेकिन है अभी भी इस देश में। तो इसलिए ये देश पैसे वाला समृद्धशाली बना। और यही कारण था जो अंग्रेज यहाँ आए, फ्रांसीसी आए, डच लोग आए, पुर्तगाली लोग आए। आप जरा सोचो, अगर हम गरीब होते और भुखमरी के शिकार होते तो अंग्रेज यहाँ 200 साल छक मारते, 200 साल, 2-4 साल में लौट जाते। अगर हम गरीब होते, भुखमरी के शिकार होते, तो फ्रांसीसी क्यों आते? वास्को डिगामा क्यों आया अपनी पूरी फौज लेके? सिकंदर क्यों आया यूनान से चलकर यहाँ तक? ये सारे लोग आए क्योंकि हमारे पास कुछ था, और वो दो ही चीजें थी, एक तो ज्ञान और दूसरा पैसा, समृद्धि। ज्ञान भी बहुत था इस देश में। और भारत तो नाम ही ज्ञान है। संस्कृत का शब्द है भा, भा का मतलब है ज्ञान, और रत माने लगा हुआ। ज्ञान में लगा हुआ देश है ये भारत। ज्ञान भी बहुत ऊंचा। कितने हजारों विद्यार्थी विदेशों से आकर यहाँ पढ़ते थे, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, ये तो 2 नाम है, ऐसी हजारों विश्वविद्यालय थे। मेरे पास पूरी सूची है कितने विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ थे इस देश। तो ज्ञान में बहुत ऊंचा था, पैसे में बहुत ऊंचा था। तो 2 ही खोज में सब आते थे, कोई ज्ञान लेने आता था, कोई पैसा लेने आता था। इसलिए हजारों साल हम कहीं नहीं गए, सब यहाँ आए। तो इसलिए भारत दुनिया में गुरु था, क्योंकि ज्ञान भी यहीं से मिलता था लोगों को, और धन और संपत्ति भी यहीं से मिलती। फिर गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि जब बहुत ज्यादा संपत्ति आ गई हमारे पास, तो हमने संपत्ति की कदर करना बंद कर दी। जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाए ना तो कदर नहीं होती उसकी। कदर कैसे बंद हुई? हमने एक फिलॉसफी बनाई इस देश में, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या।
आर्य समाजी कहेंगे ये पौराणिकों की बनाई हुई है। सच में हम लोगों ने यही गड़बड़ कर दी इस देश में। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्या उल्टी बात कर रहे हैं। अगर जगत मिथ्या है तो सब मिथ्या है, फिर तो जगत मिथ्या नहीं होता। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। लेकिन कुछ हजार साल हमारा दिमाग ऐसा घूम गया, और ये दिमाग पता है किसने घुमाया? बौद्ध धर्म के लोगों ने हमारा दिमाग घुमाया। आप जानते हैं बौद्ध धर्म इसी देश में आया, तो बौद्ध धर्म वालों ने ये फिलॉसफी इतनी तेज फैलाई, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ये सोना है, चांदी है, ये जगत है, ये मिथ्या है, बेकार है, इसको छोड़ो, जाने दो, माया है, मत फंसो। तो मत फंसो, मत फंसो, मत फंसो, तो माया से हमको दूर हटाते गए, तो जगत से भी दूर हटते गए। फिर परिणाम क्या हुआ कि जब विदेशी आए लूट मार करने के लिए, तो हमने कहा रे क्या है, माया है, लूट रहे हैं, लूटने दो। तो जो विदेशी आया वो लूट के ले गया, हम तालियां बजाते रहे। सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए महमूद गजनबी आया, 17 बार उसने मंदिर लूटा, और मंदिर के पुजारी खामोश लूट को देखते रहे। 250 पुजारी थे और 117 महमूद गजनबी के सैनिक थे। 250 पुजारी थे, 250। एक एक पुजारी एक एक लाठी लेकर अगर महमूद गजनबी की सेना पे मिल जाता तो महमूद गजनबी पहले साल में ही मर जाता। लेकिन वो पुजारी बोलते रहे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मंदिर है, जगत का हिस्सा है, लुट रहा है, लुटने दो, फिर आ जाएगी, ये तो संपत्ति है, माया है। आजकल और भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, माया में मत फंसो, ये संपत्ति में मत फंसो। मैंने बहुत सारे साधु बाबाओं को पूछा, भाई माया में हम न फंसे ये तो ठीक है, आप क्यों फंसे हुए हो? एक साधु बाबा है, मैं नाम नहीं लेता, वो रोज यही भाषण देते, माया में मत फंसो, और कहते मेरे को दे दो, तुम मत फंसो, मुझे दे दो, मैं संभालूंगा तुम्हारी माया। तो जैसे आजकल के कुछ पाखंडी लोग हैं ना इस देश में, जो आपको उल्लू बनाते रहते, ऐसे ही कुछ पाखंडी 1000 साल पहले हो गए इस देश में। उन्होंने खूब उल्लू बनाया लोगों को, माया में नहीं फंसो। तो विदेशी आए, माया को लूटते रहे, और वो लूटते रहे, हम लुटवाते रहे, वो लूटते रहे, हम लुटवाते रहे। एक दिन सब खाली हो गया। महमूद गजनबी ने लूटा, तैमूर लंग ने लूटा, नादिर शाह ने लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, फिर उसके बाद बाबर आ गया, फिर उसके खानदानियों ने लूटा, फिर वो खानदान खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद पुर्तगाली आ गए, उन्होंने लूटा, पुर्तगाली चले गए तो फ्रांसीसी आ गए, उन्होंने लूटा, फ्रांसीसी गए तो फिर अंग्रेज आ गए, और उन्होंने तो 250 साल खूब जम के लूटा। उस लूट का परिणाम ये हुआ कि सोने की चिड़िया नाम का भारत अब मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रह गया। अब स्थिति इस देश की ये है, 250 साल पहले जो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला देश था, अब दुनिया के सबसे गरीब देशों में हमारी गिनती होती है। तो भगवान ने गरीब नहीं बनाया, इस देश को तो लुटेरों ने गरीब बनाया, और हमने लुटेरों को बुलाया। आप जानते हैं सारे विदेशी लुटेरों को हमारे ही लोग लेके आए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये सब भारत के ही गद्दारों द्वारा बुलाए गए थे। कभी गुजरात में तो कभी कहीं तो कभी कहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती भी ही एक भारत के ऐसे ही गद्दार ने कराई थी, जिसका नाम था मीर जाफर। तो अपने ही देशवासियों की गद्दारी से हम लूटे, विदेशियों ने हमको लूटा, और आपस में हम इतने लड़ते और झगड़ते रहे कि विदेशी मजा करते रहे। हम आपस में ही लड़ते रहे, ये राजा उससे लड़ेगा, वो उससे लड़ेगा, ये उसको लड़ेगा, और विदेशी सबको लूटेंगे। ये चलता रहा इस देश में। इस लूट में हम बर्बाद हो गए। गरीबी आ गई, भुखमरी आ गई, बेरोजगारी आ गई। 113 करोड़ की हमारी आबादी है, जिसमें 84 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनकी एक दिन की कमाई 20 रुपए से कम है। ऐसा देश हो गया। इस लूट ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। ये लूट कैसे हुई? कई तरीकों से हुई ये लूट। एक तो ये था कि ये विदेशी आते थे और जो धन संपत्ति हमारे मंदिरों में था उसको लेके जाते थे, ये एक तरीका। दूसरा ये तरीका था कि विदेशी आते थे और हमको उल्लू बना के अपना माल बेचते थे और हमारा पैसा मुनाफे के रूप में लेके जाते। जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं वो हम उनसे लेते थे। आप सोचो, दुनिया में ऐसा कोई समाज है जो अपनी जरूरत के बिना का सामान खरीदे? हमने खरीदा, आज भी खरीद रहे हैं। हमारी अकल ही खत्म हो गई है कि ये हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए चाय की हमें कभी भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि ये गर्म देश है। गर्म देश में चाय ना पी जाती है ना पिलाई जाती, तो वो चाय लेके आए हमारे देश में। हम गर्म देश वाले जो दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, मट्ठा पीते थे, हर दिन दही होता था, हर दिन मक्खन होता था, दही और दूध की नदियां जिस देश में बहती थी, उस देश के लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उनको भारतवासियों की एक कमजोरी पता चल गई। उनको ये पता चला कि ये भारतवासी मुफ्त में कुछ भी लेते, तो सबसे पहले चाय उन्होंने मुफ्त में पिलाई। जगह जगह चाय के
दुकानें खोली, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय पिलाई मुफ्त में, हमने पीना शुरू किया मुफ्त में, फिर आदत पड़ गई, फिर खरीद के पीना शुरू किया और अब इतनी पी रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं पीता।